हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये बता दें, जैसे जो बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो यही से बेस्ड रहता है। अब इसमें क्या है कि क्या पूछता है, जैसे या तो आपका 3 या 2 इक्वेशंस ऐसे दे देगा और कहेगा सॉल्व द इक्वेशंस, या वर्ड प्रॉब्लम देगा। तो कैसे क्वेश्चंस रहता है, देखिए यहाँ लिखे हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स मेथड। ये 3 इक्वेशंस दिया है, हो सकता है 2 ही इक्वेशंस थे। अब यहाँ देखिए, ये सॉल्व करने से पहले आपको पता होगा कि कोई भी इक्वेशन सॉल्व जब हम करते हैं तो 2 काम ही होता है, या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम आपको बता दें, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मतलब कि अगर सॉल्यूशन कोई ना कोई आए, एक या एक से ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कॉन्सिस्टेंट। और अगर कोई सॉल्यूशन ना आए तो इसका मतलब क्या हुआ इनकॉन्सिस्टेंट। जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब सॉल्यूशन ना आने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 2 कोई इक्वेशन लिख के दे, एक्सप्रेशन आ गया लीनियर एक्सप्रेशन, और आपसे पूछ दिया गया कि ये कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है। अब मैट्रिक्स मेथड से आप कैसे बताएंगे, मतलब डिटर्मिनेंट से आप कुछ मत करिएगा, सीधे क्या निकालिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है तो इसका मतलब कि उसका कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो 0 आ गया। और अगर 0 ना आके कोई ना कोई वैल्यू आ जाए, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव में कोई वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो हम लिखे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, इसका एप्लीकेशंस का पहले मतलब समझिए। व्हाट इज एप्लीकेशंस? एप्लीकेशंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कहाँ कहाँ इसका क्या क्या मतलब इसका यूज़ किया गया, कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ में इसका यूज़ किया गया। तो हम लोग डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स तो पढ़ लिए, अब इसका हम लोग किस में यूज़ कर रहे हैं, इसके यूज़ को थोड़ा देखें। तो इसका यूज़ जो है हम लीनियर इक्वेशन के एक्सप्रेशंस को सिस्टम को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब सॉल्व करने का मतलब ये, अब देखिए कैसे हम लोग सिस्टम को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन आता है यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अभी आपको हम बताएं कंसिस्टेंट क्या होता है। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी अ कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशंस वन आर मोर एग्जिस्ट। मीन्स आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ एनी एक्सप्रेशंस have the solutions one or more, then it is consistent system. If they have no any solution, then it is said to be the inconsistent. मतलब आप किसी भी तरीके से करिए, बस इतना सिंपल सा याद रखिए कि अगर कोई एक सोल्यूशन या एक से ज़्यादा रखता है तो मीन्स वो कंसिस्टेंट हुआ, अगर कोई सोल्यूशन नहीं आता है तो इनकॉन्सिस्टेंट हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हम एक लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को निकालते हैं तो उसमें लिखा है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के इनवर्स का कैसे यूज करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम एक एक्सप्रेशंस लेते हैं, लीनियर एक्सप्रेशंस लेते हैं। यहाँ देखिए क्या है, लेट अस एक्सप्रेस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज अ मैट्रिक्स इक्वेशंस and solve them using the inverse of the matrix। हम यहाँ क्या लिखे हैं कि हम एक एक्सप्रेशंस लेते हैं मैट्रिक्स का लीनियर के फॉर्म में, उसके बाद उसको हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम सिस्टम को लिए, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो लिए हैं, देखिए यहाँ क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू t1। आपको पता है लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इस तरीके से हमने 3 इक्वेशंस ले लिया। अब देखिए यहाँ सपोज कर लिया गया, हम ये सपोज कर लिए कि जो इसका कोफिशिएंट है उसको एक मैट्रिक्स में लिख लिए, जो वेरिएबल है उसको एक मैट्रिक्स में लिख लिए, जो कांस्टेंट है उसको एक मैट्रिक्स में लिख लिए। अब यहाँ देखिए सपोज कर लिए लेट ए इज इक्वल टू,
देखिए A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C1 C2 C3, ये हो गया हमारा एक मैट्रिक्स। एक हम मैट्रिक्स सपोज कर लिए। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ हम वो मैट्रिक्स सपोज कर लिए, उसके बाद देखिए फिर क्या ले लिए। अब वेरिएबल, यहाँ कितना वेरिएबल है एक्स वाई जेड 3, तो हम x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ये ले लिए। और लास्ट में जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको b इज इक्वल टू d1 d2 d3। अगर आप इस एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सिस्टम को सॉल्व कर लोगे। तो इसीलिए हम पहले ऐसे एक्सप्रेशन लिए, बस हम ये बता रहे हैं कि सिस्टम को सॉल्व करने का क्या रूल होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इतना हम लेने के बाद अब हमें पता है देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटेन एज। अब आप देखिए यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है, देखिए यहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट का, यहाँ लिखा है ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसी फॉर्म में आपका इक्वेशंस बन रहा है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए आपका कांस्टेंट वाला है एक्स, ये अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा सेम यही इक्वेशन बनेगा। ए इंटू एक्स करिए, आप प्रोडक्ट रूल पढ़े हो मैट्रिक्स का, आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देखिए। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z बना के नहीं, a2x प्लस b2y प्लस c2z, a3x b3y c3z, यही सेम बन गया कि नहीं बन गया। तो आप इस सिस्टम को मैट्रिक्स के तरीके से ऐसे लिख सकते हो ax इज इक्वल टू b। फिर देखिए यहाँ पर अब ए एक्स इज इक्वल टू बी, अब ए के जगह ये वैल्यू लिख दिया गया, एक्स के जगह ये आ गया और बी के जगह ये लिख दिए। अब इसको आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों बात एक ही हुआ। अब यहाँ देखिए हम कैसे इसको निकालेंगे एक्स वाई जेड को। तो हम यहाँ क्या किए, ए क्या ले लिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी ऊपर हम समझाए हैं जब वो नॉन सिंगुलर होगा मीन्स कॉन्सिस्टेंट होगा तभी आपका ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तब यहाँ देखिए आपका ये नॉन सिंगुलर एक हम मैट्रिक्स ले लिए। अब ए एक्स इज इक्वल टू बी, हम बोथ साइड इनवर्स ले लिए। अब जब बोथ साइड इनवर्स ले लेंगे, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, आपको पता है ए इनवर्स ए इंटू क्या होता है, आई होता है। आई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स मीन्स x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आपको सिस्टम को सॉल्व करने के लिए वैल्यू क्या चाहिए, ए इनवर्स। और अभी हम पिछले लेक्चर में आपको पार्ट 9 में बताए हैं कि कैसे हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कैसे हम कोफैक्टर निकालते हैं और कैसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कैसे हुआ है। अब हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, फिर आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा इसी मेथड से। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस एक्सरसाइज को आप लोग वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझिए। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस कंफर्म है बोर्ड में इससे आते हैं, इसलिए बच्चों ध्यान से इसको देखिए और समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है आपको तो आप जो है ग्रुप में पूछ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लेते हैं हम सबसे पहले, यहाँ क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखने के लिए। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशंस जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिख देंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब ए एक्स इज इक्वल टू बी का मतलब क्या होगा, ये देखिए 3 माइनस 2 3 माइनस 2 और क्या हो जाएगा 3, 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2 4 माइनस 3 एक्स वाई जेड बी 8 1 4 8 1 4
अब आप देखिए ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में ये हो गया, तो यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू कितना हो गया 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2। आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखेगा, इस इक्वेशन को हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देखिए उसके बाद जो है अब हमें ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स निकालने से पहले हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करेंगे तो किसी भी आप रो या किसी कॉलम से इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए इसको भी मॉड में लिखेंगे -2 3 2 1 -1 4 -3 एंड 2। अब जो है हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग पूरा लिख के करिएगा। 2 1 2 -3 1 3 माइनस एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जब इसको लेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 2 2 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 1 4। फिर देखिए +3 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 2 6 -4 एंड इक्वल टू 3 2 -3 -1 प्लस 2 × 8 3 × -10। देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया -17। तो जब ये इसका मतलब कि इसका सोल्यूशन आएगा, एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम लोग का पता चल गया। अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा, उसके लिए एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट से पहले आपको क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। तो कोफैक्टर देखिए हम कैसे निकालेंगे, ये हम तीनों इक्वेशंस एक जगह नोट कर लेते हैं। और 3x - 2y + 3z is equal to 8। 2x + y - z is equal to 1। 4x - 3y + 2z is equal to 4। अब देखिए हम आगे अभी हम बताए थे कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्ट हम निकालते हैं जल्दी से कोफैक्टर। तो सबसे पहले देखिए A11 निकालेंगे। आपको पता है A11 में प्लस आएगा, क्योंकि -1 ⁻1 + 1 क्या हो जाएगा, +1 ही हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके, तो 2 1 2 -3 1 3, आपका आ गया -1। A11 की वैल्यू ये आ गई। अब A12 का वैल्यू आपको पता है कि अगर -1 पे पावर 1 + 2 मीन्स -1 पे पावर 3, तो क्या हो गया आपका, -1 पे पावर 3 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि आपका क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ
माइनस आ गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ करके। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 यानी कि कितना हो गया 16। देखिए 2 2 जा 4 4 माइनस 4 इंटू 1 माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा, तो यानी 4 प्लस 4 सॉरी 4 प्लस 4 8 होगा। सॉरी डायरेक्ट कर रहे थे इसलिए थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद फिर देखिए ये A12 की वैल्यू आ गई, फिर A13 की वैल्यू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 और 3 ऐड करिए तो 4 आएगा, मीन्स प्लस ही वैल्यू आएगी। -1 पे पावर 1 प्लस 3 मीन्स -1 टू द पावर 4 क्या आ गया आपका -1 टू द पावर 4 यानी कि +1 हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम -6 -4 -10। अब A21 यानी -1 टू द पावर 2 + 1 -3 हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी -1 टू द पावर क्या हो गया 3, तो माइनस बचेगा। अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4, इसको ऐसे लिखते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो रॉन्ग भी हो सकता है। देखिए क्या था, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -4 फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, तो आ गया आपका 9 में से 4 गया 5। फिर इसी तरह से A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 2 जा 6 -12 तो -6 आ जाएगा। फिर A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, पहले माइनस लगा लेते हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -9 फिर -8 माइनस माइनस प्लस 8 आ गया आपका -1 माइनस माइनस प्लस 1। अब यहाँ देखिए A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -3 आ गया -1। A32 तो A32 -1 टू द पावर 3 + 2 मीन्स माइनस हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा A32 इज इक्वल टू थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम -3 -6 यानी कि 9। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 1 are 3 + 4 यानी कि 7। देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 1 are 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 4 7। अब देखिए ये तो अभी हमारा क्या आया है कोफैक्टर। अब एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ सीधे लिखेंगे हम, डायरेक्ट लिख रहे हैं A11 करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट -1 -8 -10 आपको हम बता चुके हैं A11 A12 A13, तो उसी हिसाब से हम लिखते रहे हैं 5 -6 1। फिर देखिए 3 1 क्या आया है -1, 3 2 क्या आया है 9, 3 3 7। ये आपका आ गया
एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका लेकिन ट्रांसपोज निकालना है, तो जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 -8 -10। आपको पता है रो कॉलम में बदल जाएगा। 5 -6 9 -10 -1 -8 -10 5 -6 यहाँ पे 1 5 -6 1 -1 9 7। ये आपका निकल गया एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट ऑफ। अब हम लोग निकालेंगे A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A। 1 upon determinant of A कितना आया था -17 और adjoint of A आपका आया है -1 5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। ये आपका हो गया। अब हमें पता है इक्वेशन निकालने के लिए लास्ट में अभी प्रूफ किए हैं x इज इक्वल टू A इनवर्स B। x के जगह पे हम लिख देंगे x y z। A इनवर्स के जगह पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखे हैं -1 अपॉन 17 -1 5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 और b की वैल्यू लिख देंगे 8 1 4। ये हो गया। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का रूल सभी को याद है। फर्स्ट रो का जब फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे -1 × 8 -8 5 × 4 5 × 1 5 -1 × 4 -4। अब इसी तरह फर्स्ट में किए तो फर्स्ट में -8 × 8 -64 -6 -36 +36। अब देखिए -80 +1 +28 1/70। अब देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा। अब देखिए 8 और 4 कितना हो गया आपका 12। 12 में से 5 गया कितना आएगा आपका 7। देखिए बच्चों थोड़ा सेटिंग गड़बड़ हो गया है, इसको सेट करके भी बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए करते हैं इसको। हाँ कितना आ रहा है -8 + 5 -4 कितना आएगा 7। लेकिन यहाँ 17 है तो कुछ हमें लग रहा है मिस्टेक हुआ है। एक बार जरा हम लोग चेक करते हैं, यहाँ -5 होना चाहिए। देखिए यहाँ -5 -5 ये आप देखिए ज़रा इसकी वैल्यू जो है A1 to A21 हाँ -5 ही आएगा। ये चेक करिएगा बाहर ही -5 ही आएगा। ठीक है, इसका को फैक्टर आप लोग चेक कर लीजिएगा। आप इरेज कर दिए ना तो चेक करके तुरंत बताते। अब देखिए यहाँ पे 8 5 आपका कितना हुआ 13 और 4
17, ये हो गया -17। अब इसको ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 34। अब ये देखिए ये कितना आएगा, आप 80 में से 29 को माइनस कर दीजिए, 51 आएगा। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, -17 बाई -17, फिर -34 बाई -17, फिर -51 बाई -17। अब आपका आ जाएगा XYZ इज इक्वल टू 1 2 3। अब कंपेयर कर दीजिए, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। अब यहाँ देखिए आप जरा ध्यान से, जो ये वैल्यू ऐसे ही गड़बड़ हो जाता है कुछ लिखने में, क्योंकि आपको पता है सब हम निकाल रहे थे A11, ठीक, A12। तो आप जरा सोचिए A12 तो -1 पे पावर 1 + 2 3 हुआ, तो बाहर माइनस लगेगा कि नहीं, इसीलिए हमसे मिस्टेक हो गया था, छूट गया था। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि को फैक्टर आप भले थोड़ा आपको 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़े, लेकिन पूरा आप लिख के करिएगा, नहीं तो ऐसे ही मिस्टेक होगा। जैसे अभी हमसे हो गया ना कि माइनस छूट गया है, तो आप पूरा लिख के करेंगे तो नहीं होगा मिस्टेक। तो आप देखिए ये माइनस ध्यान रखिएगा थोड़ा। अब देखिए इसके बाद जो है वर्ड प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो कैसे होता है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है कि जैसे वर्ड प्रॉब्लम में आपका एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ही दिया है, उस क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं, नोट करते हैं, उसके बाद बताते हैं। आप सभी के पास बुक तो होगा ही, तो बुक में सब लोग देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एग्जाम्पल नंबर 29, सब लोग बुक खोल लीजिए और देखिए एग्जाम्पल नंबर 29। सभी लोग बुक में देखें एग्जाम्पल नंबर 29। अब देखिए 29 में क्वेश्चन क्या कहा है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। 3 नंबर का सम क्या दिया है, 6। अगर हम एक नंबर x सपोज कर लें, दूसरा y और तीसरा z, तो यानी सम ऑफ यानी x + y + z कितना दिया हुआ है, 6। फिर कह रहा है इफ वी मल्टीप्लाइड द थर्ड नंबर, इफ वी मल्टीप्लाइड द थर्ड नंबर बाई 3, यानी थर्ड नंबर में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड ऐड द सेकेंड नंबर टू इट, और इसको हम ऐड कर रहे हैं किससे, सेकेंड नंबर से, तो हमें क्या मिल रहा है, वी गेट द 11। सेकेंड नंबर टू इट वी गेट द 11, इतना मिल रहा है हमें। फिर कह रहा बाई एडिंग द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, यानी x + z, अब वी गेट द डबल, जब हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर रहे हैं तो क्या कह रहा, वी गेट द डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, वी गेट द डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर ऑफ यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। आप इतना काम कर लिए जब, तो अभी जो बताएं हम वही चीज तो हुआ। आप इसको देखिए, ये आपका बन गया इक्वेशन, तो हम यहाँ सबसे पहले a इज इक्वल टू लिख लेंगे। a आपको पता है 1, यहाँ x दिया नहीं है, 0 ले लेंगे, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, फिर हम लोग y का कोफिशिएंट लिखेंगे 1, यहाँ भी 1 है, और यहाँ क्या है y का कोफिशिएंट, ये इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, -2 हो गया। फिर देखिए z का, यहाँ z 1 है, यहाँ z 3 है, और यहाँ z 1 है। अब देखिए
ये ए की वैल्यू हो गई, एक्स आपका हो गया क्या, एक्स वाई जेड, और फिर उसके बाद बी आपका क्या हो गया 6 11, ये तो उधर चला जाएगा 0। अब आपका जब इतना आ गया तो आप इस ए से पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करके निकालिएगा, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता चल जाएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालिएगा, फिर आप क्या निकालिएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हम निकाल के जो बताए हैं उसके बाद यहाँ आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, फिर हमें एक रिजल्ट लास्ट में पता ही है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आप इसमें वैल्यू रखिएगा, सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर हम कंटिन्यू करके 2-3 प्रॉब्लम्स और करा देंगे इसका। ओके, थैंक्स।